हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सभी लोग। भैया एक बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी आ गई है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कैटेगरी 3 की वैकेंसी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे और आज करेंगे इस पूरी वैकेंसी के बारे में डिस्कशन। ठीक है ना, तो बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी आई है। अच्छा, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो ना, जितने भी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो इस पूरी वैकेंसी के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं, क्योंकि पेपर का पैटर्न सब कुछ एक जैसा है, सिलेबस भी एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है। तो बहुत ही मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो साथ ही साथ आप इस वाले पेपर की भी तैयारी कर सकते हो, ये भी फॉर्म भर सकते हो। ठीक है ना। चलो, तो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं, ठीक है, मजा आएगा। सबसे पहले देखते हैं भाई वैकेंसीज क्या है। तो वैकेंसीज जोन वाइज है, 5 जोन में इन्होंने अपनी वैकेंसीज को बांटा है। सबसे पहला जोन है नॉर्थ जोन, और नॉर्थ जोन में क्या क्या वैकेंसीज आई है थोड़ा सा विस्तार में देख लेते हैं जरा। ठीक है, देखो भाई, तो पोस्ट है सबसे पहले जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग की, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल दो पोस्ट है, पोस्ट ए, पोस्ट कोड ए, पोस्ट कोड बी। इनके जो पे स्केल है वो 34,000 से लेके 1,34,100 रुपए तक के हैं। मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो यहाँ पे 28 साल है, एज पर 1 अगस्त। ठीक है। अच्छा, अगर वैकेंसीज की बात करें तो टोटल वैकेंसीज जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग में आई है 22, और अगर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो उसमें आई है टोटल 8 वैकेंसी। ठीक है। अब कैटेगरी वाइज इन्होंने अलग अलग यहाँ पे लिख रखा है, आप जिस भी कैटेगरी के इंसान हैं आप एक बार उन कैटेगरीज की वैकेंसीज को देख सकते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टेनो ग्रेड सेकंड, फिर AG3 जनरल, AG3 अकाउंट्स, AG3 टेक्निकल, AG3 डिपो एंड AG3 हिंदी। तो अलग अलग वैकेंसीज है। ठीक है। अगर मैं बात करूं ये जो वैकेंसीज है ये एक जनरल कोई भी व्यक्ति भर सकता है, मतलब इसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगी होती है, तो ये जनरल कोई भी बच्चा भर सकता है, जनरल की, अकाउंट्स की, टेक्निकल की, डेपो की, हिंदी की। और इसमें स्टेनो थोड़ा सा अलग, इसमें जो है शॉर्ट हैंड चाहिए होता है, वो सब हम आगे बातचीत करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, डिपो बच्चा सबसे पहले उसकी निगाह डिपो पे जाती है, क्योंकि डिपो में अक्सर वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती हैं। पिछली बार भी काफी अच्छी वैकेंसीज थी, इस बार भी बहुत बम्पर वैकेंसीज आई हैं। 1,063 वैकेंसी आई है, 1063। और भाई अनरिजर्व में देखो कितनी सारी वैकेंसी ना, 449। और एससी कैटेगरी में देखो 203, ओबीसी में देखिए 281। बहुत अच्छा मौका होता है टेक्निकल, सॉरी, डिपो के बच्चों के लिए कि भाई डिपो में वो अप्लाई करके अच्छी खासी जॉब ले सकते हैं। ये तो हो गई नॉर्थ जोन की बात। ठीक है ना। नॉर्थ जोन में टोटल कितनी वैकेंसीज है? 23,2388। इतनी वैकेंसी सिर्फ नॉर्थ जोन में है भाई। अभी साउथ जोन की बात करते हैं। साउथ जोन में जो टोटल वैकेंसीज हैं, हमें पेज सेकंड पे भी जाना पड़ेगा टोटल के लिए। टोटल वैकेंसीज है 989। ठीक है ना। तो इसमें भी अलग अलग वही सारे जो है पोजीशंस है। इसके बाद आ जाते हैं अगर हम ईस्ट जोन पे, तो ईस्ट जोन में भी अलग अलग सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, स्टेनो, डिफरेंट डिफरेंट जो है पोस्ट हैं। और यहाँ पे भी डिपो में देखो आप 283 पोस्ट है ना, सबसे ज्यादा वैकेंसीज डिपो में ही आई है, और यहाँ पे 768। तो नॉर्थ जोन में तो सबसे ज्यादा है, उसके बाद थोड़ी सी कम है बाकी जोन्स में। ठीक है। ये आ गया हमारा वेस्ट जोन, और वेस्ट जोन में भी डिपो में काफी अच्छी वैकेंसीज है। ठीक है। फिर नॉर्थ ईस्ट जोन आ गया। नॉर्थ ईस्ट जोन में थोड़ी सी वैकेंसीज कम होती है, बट हाँ अच्छी वैकेंसीज है, वहां के लिए लोगों के लिए भी काफी अच्छा मौका है। और वहां पे एजी जनरल में काफी अच्छी वैकेंसीज आई है, 53 वैकेंसी। ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीजों को थोड़ा सा डिटेल में विस्तार में समझने की कोशिश करें। ठीक है। अच्छा, एब्रीविएशंस आपको वैसे तो देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार चाहो तो देख लेना। जेई मतलब जूनियर इंजीनियर, एजी मतलब असिस्टेंट ग्रेड। जो AG3 बोल रहा था ना, वो असिस्टेंट ग्रेड 3 है। ठीक है ना। यूआर मतलब अनरिजर्व, सबको पता होता है, जनरल कैटेगरी। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, ये सब कुछ पता है। ठीक। चलो, तो जरा देखते हैं अब आगे की बातचीत। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ये भी लिख रखा है कि जो वैकेंसीज हैं वो कितने परसेंट रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करी गई है, तो वो आप चाहो तो देख लेना। वैसे इस चीज का सच कोई आपको मतलब जरूरत नहीं। ठीक है। आगे बात, यहाँ पे थोड़ा सा डिसेबिलिटी के ऊपर दिया है कि कितने परसेंट डिसेबिलिटी होना चाहिए, या कितने परसेंट डिसेबिलिटी का कितना परसेंटेज रिजर्वेशन है। ठीक है ना।
जूनियर इंजीनियर में फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या है, वो सारी चीजें दे रखी हैं। अब ये जो एब्रीविएशंस है ना, अब इन एब्रीविएशंस के फुल फॉर्म आपको नीचे एक पूरी लिस्ट बना के दी है, ठीक है ना। उस लिस्ट पे आते हैं, यहाँ पे देखो एब्रीविएशंस यूज्ड, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, ये सारे एब्रीविएशंस दिए हैं। तो जो भी आपकी जो यहाँ पे चीजें हैं, जिस भी ग्रेड में आप जाएंगे, फिजिकल रिक्वायरमेंट आप एक बार देख लेना। कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी आइडेंटिफाइड फॉर द पोस्ट, कि अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस पोस्ट के पर्टिकुलर चीजें जो लिखी हुई हैं कैटेगरी वाइज, वो आप एक बार देख लें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हमें टाइम लगेगा, थोड़ा विस्तार में बातें करेंगे। जेई मतलब सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में आपको सिविल इंजीनियरिंग अंडरस्टूड है, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, और अगर डिप्लोमा है तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, भाई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें भाई साफ साफ पता है भाई, अगर इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैकेनिकल के लिए, तो उसमें इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, और डिप्लोमा है तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टेनो ग्रेड में ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए विद 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, किसमें, इंग्लिश टाइपिंग में, और 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, किसमें, शॉर्ट हैंड में। तो शॉर्ट हैंड आना बहुत जरूरी है, उसमें 80 वर्ड्स पर मिनट मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा ही आप तैयारी करिएगा तो ज्यादा अच्छा है। इसमें भी आप 40 लिखा है तो 45 की तैयारी करिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा हमें उम्मीद से बढ़कर काम करना होता है, तभी हम अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। इसके बाद AG3 जनरल में ग्रेजुएट डिग्री, मैंने बताया था, यहाँ से आप किसी भी नॉर्मल ग्रेजुएट, मतलब कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएशन आपने कर रखी है तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, मतलब अप्लाई कर सकते, नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए इसमें। अकाउंट्स में कॉमर्स की, है ना, बैचलर ऑफ कॉमर्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकाउंट्स या फिर अकाउंट्स के लिए डील करना है तो कॉमर्स की जो है बैचलर आपके पास होनी चाहिए डिग्री। टेक्निकल डिग्री, सॉरी टेक्निकल के लिए अप्लाई करना है तो फिर BSc इन एग्रीकल्चर, क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब थोड़ा सा एग्रीकल्चर के रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज हमें चाहिए, तो BSc मतलब बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर फील्ड, या फिर BSc विद एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, जैसे कि बॉटनी है, जियोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, या बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड साइंस। या फिर अगर आपने बीटेक किया है, BE किया है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वो सब कुछ पता है, ठीक है ना। एंड प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर्स तो आना ही चाहिए, और बाकी टेक्निकल के लिए ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है, इनको आप देख लीजिएगा, फुलफिल अगर आप कर रहे हैं तो इस पोस्ट के लिए आप भर सकते हैं। टिपो के लिए नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए, हिंदी के लिए डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद हिंदी एज मेन सब्जेक्ट, तो जो भी डिग्री होनी चाहिए उसमें मेन सब्जेक्ट आपका हिंदी होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसलेशन, तो इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत आपका हाथ अच्छा होना चाहिए। सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइसा वर्सा ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम, क्योंकि भाई देखो जो जो चीजें आएंगी इंग्लिश में आएंगी, अगर आपको उसके हिंदी का ट्रांसलेशन चाहिए तो वो आपको खुद ही करना होगा ना, तो इसलिए इंग्लिश से हिंदी का ट्रांसलेशन भी आपको जरूरी है, ये होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ो, हिंदी शुड बी, क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, देखो भाई स्टार बना हुआ है, और स्टार के साथ यहाँ पे देखो ये स्टार बना हुआ है, और इस स्टार के साथ यहाँ पे एक स्टार बना हुआ है। हिंदी शुड बी मेन सब्जेक्ट फॉर एवरी ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है ना। तो अगर आप AG3 हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए हर एक ईयर में ग्रेजुएशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, चीजें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अच्छा, मोड ऑफ पेमेंट, या एप्लीकेशन तो ऑनलाइन ही होने वाला है, आजकल तो सारे ही एप्लीकेशन मोस्टली ऑनलाइन ही आते हैं, ठीक है। एज का मैंने बताया आपको कि भाई एज एज पर 1 अगस्त, ऊपर सारे लिस्ट में लिखा हुआ था, है ना, लिस्ट में सब कुछ लिखा था। एक बार फिर से ऊपर चले जाते हैं, फिर फटाक से नीचे आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं फटाफट से, वेस्ट जोन का ही देख लेते हैं, सारी लिस्ट में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे लिखी हुई है 28 साल, 25 साल, 27 साल, तो अलग अलग कैडर की अलग अलग एज लिमिट है, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा, कहीं पे 28 है, कहीं पे 25 है, कहीं पे 27, ठीक है। लेकिन वो डेट कब से आप कैलकुलेट करोगे आपकी एज, वो होनी चाहिए 1 अगस्त 2022, ठीक है। एज रिलैक्सेशन SC ST OBC के लिए, SC ST के लिए 5 साल है और OBC के लिए 3 साल, ठीक है ना। इसके बाद अपर लिमिट एज is relaxed by 10 years for PWD and 15 years for PWD belonging SC ST and 13 years PWD belonging OBC.
अच्छा, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन होगा, लेकिन अगर पीडब्ल्यूडी के साथ आप SC/ST हैं तो आपको 15 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और अगर पीडब्ल्यूडी के साथ आप OBC हैं तो आपको 13 साल का रिलैक्सेशन, ठीक है ना। और मैक्सिमम एज आपकी, मतलब इन रिलैक्सेशंस के साथ भी एक उन्होंने कंडीशन लगाई कि अपर एज लिमिट 50 साल है, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और काम की चीजें देखते हैं, ठीक है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट बिलोंग टू EWS कैटेगरी, उसको अपना एक वैलिड सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए? फ्रॉम, मतलब 22 से 23 वाला, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2023 तक का, इस ईयर का EWS सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे सबमिट करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं भाई, और कुछ काम की चीजें मिल जाए अगर। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं, ठीक है ना, कि भाई एग्जाम कैसे होगा, क्योंकि इसके एग्जाम में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि फेज 1 और फेज 2 में होगा, और फेज 2 में भी अलग अलग टाइप के पेपर्स होंगे। तो फेज 1 तो सिंपल है, फेज 1 में क्या है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स एंड जनरल स्टडीज है। तो जो भी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनको सिर्फ ये सब्जेक्ट जो है एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, जनरल स्टडीज कंप्राइजिंग सॉरी कंप्राइजिंग ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस अप टू 8th लेवल। तो बहुत सिंपल सी चीजें, बहुत ज्यादा टफ नहीं होंगी, अगर आप ध्यान से 1-1.5 महीना अच्छे से पढ़ लोगे तो हो जाए। 20 क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन आएंगे, इस तरह से 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा टफ सीन नहीं होने वाला है, बहुत नॉर्मल सा पेपर आएगा, बहुत अच्छा पेपर आएगा, और अच्छे से आप अगर पढ़ाई करोगे तो इसको क्वालिफाई कर सकते हो। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और 60 मिनट दिए जाएंगे, 15-15 मार्क्स के चारों सेक्शंस होंगे, सेक्शनल टाइमिंग इन्होंने रखी है, ठीक है। जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है, विल बी सच एज दे डू नॉट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड स्टडी इन एनी डिसिप्लिन, मतलब कि बहुत ज्यादा डिटेल्ड सब्जेक्ट्स की नॉलेज नहीं पूछी जाएगी, अपर नॉर्मल चीजें पूछी जाएंगी, तो आप आराम से उसको कर सकते हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन पर 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है ना। सो 0.25 मार्क्स एक क्वेश्चन पर कटेंगे, या फिर कह लो कि 4 क्वेश्चन पर 1 मार्क्स आपका कट हो जाएगा, ठीक है। अब जरा इस चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा, फेज 2 में थोड़े से ना पेपर्स बढ़ जा रहे हैं। पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है ना, कहीं कहीं पे सिर्फ पेपर 3 है। तो पेपर 1 में क्या आएगा, पेपर 2 में क्या आएगा, पेपर 3 में क्या आएगा, वो हम देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं भाई कौन कौन से ग्रेड के लिए कौन कौन से पेपर्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे जूनियर इंजीनियर के लिए पेपर 1 पेपर 2, दोनों जूनियर इंजीनियर के लिए। स्टेनो के लिए सिर्फ पेपर 3 है, ठीक है ना। आगे अगर हम बढ़े, ज्यादा बढ़ गए, जनरल के लिए पेपर 1, अकाउंट्स के लिए पेपर 1 एंड 2, टेक्निकल के लिए पेपर 1 एंड 2, डिपो के लिए पेपर 1, एंड हिंदी के लिए पेपर 1 एंड 2, ठीक है ना। तो पेपर 1 वाले तो बहुत अच्छी मतलब स्थिति में है कि भाई उनको फेज 1 देना है, फेज 2 में सिर्फ पेपर 1 देना है। तो जनरल और डिपो, इनमें सिर्फ पेपर 1 होने वाला है, ठीक है ना। ऊपर भी किसी में पेपर 1 था नहीं, उनमें सब में पेपर 1 पेपर 2 था। तो जनरल और डिपो वालों में तो बहुत आसान है कि भाई बंदे को सिर्फ फेज 1 देना है, उसको क्वालिफाई करा, फेज 2 में आया, फेज 2 में उसने सिर्फ पेपर 1 दिया। देखो पेपर 1 देख लेते हैं क्या है। पेपर 1 में 120 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के होंगे, 1 मार्क्स के, 90 मिनट दिए जाएंगे। पूछा क्या जाएगा वो देख लो। पेपर 1 में क्या पूछा जाएगा, 120 क्वेश्चंस में फिर से आपकी इंग्लिश आ जाएगी, रीजनिंग आ जाएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आ जाएगी, और जनरल स्टडीज के 25 क्वेश्चंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के, और जनरल साइंस के अप टू क्लास 10 10 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चंस और कंप्यूटर अवेयरनेस के 5 क्वेश्चंस, मतलब कि टोटल 45 क्वेश्चंस का ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है। तो जो आपका पेपर 1 है, वो फेज 2 का पेपर 1 वो 120 क्वेश्चंस का होगा, 120 मार्क्स का होगा, बाइलिंगुअल सारे सब्जेक्ट्स होंगे, बस इंग्लिश लैंग्वेज वो इंग्लिश में होगा, और टाइम भी आपको दे रखा है सेक्शनल टाइम। तो पेपर 1 डिस्कस हो गया। अभी पेपर 2 के बात करेंगे। पेपर 2 में क्या आएगा, पेपर 2 में क्या आएगा, पेपर 2 में अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए पेपर 2 दे रहे हो, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो फिर उनसे रिलेटेड चीजें पूछी है ना। तो 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन सिविल इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग,
ठीक है। और अलग चीज क्या है कि अगर आप अकाउंट्स के लिए दे रहे हो पेपर 2 तो अकाउंट से रिलेटेड आएगा, ठीक है ना। फाइनेंस से रिलेटेड दे रहे हो, जैसे कि AG3 अकाउंट्स का अगर आप पेपर दोगे तो ये चीज आएगी। और अगर AG3 टेक्निकल दोगे तो आपको याद होगा बीटेक इन एग्रीकल्चर पूछा गया था, तो 60 क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर, बॉटनी या जूलॉजी के जो आपने टेक्निकल एजुकेशन ली है उससे रिलेटेड पूछे जाए, ठीक है। और अगर आप AG3 हिंदी का दोगे, कहीं हिंदी लिखा है, यहाँ तो लिखा है, लेकिन AG3 हिंदी कहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना। लेकिन ये वही है कि अगर आप AG3 हिंदी का दोगे, फॉर्म भरोगे, तो आप 60 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज रिलेटेड टू हिंदी लेक्चर, ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड आएगा। अच्छा, पेपर 3 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जूनियर इंजीनियर के लिए सिलेबस क्या होगा वो पूरा दे रखा है, तो वो आप, अगर आप इस फील्ड के हो तो आप वो देख लेना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल से रिलेटेड हो तो ये सारे सिलेबस आएंगे। अगर आप अकाउंट से रिलेटेड हो, AG3 अकाउंट्स, तो ये सारा सिलेबस आएगा, है ना। टेक्निकल से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर भी, बैचलर ऑफ सॉरी बीटेक इन एग्रीकल्चर जो पूछा गया था, तो आप अगर इस फील्ड से हो तो आपका ये पूरा सिलेबस होने वाला है। अगर एग्रीकल्चर में है तो ये, बॉटनी में तो ये, जोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अलग अलग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पेपर 3 को देखते हैं एक बार जरा। पेपर 3 सिर्फ स्टेनो में था, है ना। तो स्टेनो के लिए यहाँ पे लिखा भी है स्टेनो ग्रेड 3। पेपर 3 सिर्फ स्टेनो में था। स्टेनो में क्या आएगा पेपर 3 में, फेज 2 में होगा ये पेपर 3। फेज 2 में सिर्फ पेपर 3 होगा स्टेनो ग्रेड के लिए। जनरल इंग्लिश आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग आएगी, और कंप्यूटर अवेयरनेस आएगी, है ना। MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ये सब पूछा जाएगा जो नॉर्मल कंप्यूटर अवेयरनेस होती है। 120 क्वेश्चन का, 120 मार्क्स का, 90 मिनट का, ठीक है। तो पेपर 3 सिर्फ और सिर्फ स्टेनो ग्रेड के लिए फेज 2 में। पेपर 1 सिर्फ और सिर्फ जनरल और डिपो के लिए, AG3 जनरल और AG3 डिपो के लिए। बाकी सभी पोस्ट के लिए पेपर 1 और पेपर 2 कंबाइंड होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज 1, ध्यान से देखिएगा, उससे मेरिट लिस्ट का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। जो भी बच्चे फेज 1 में क्वालिफाई करेंगे उसके 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे फेज 2 के लिए, ठीक है ना। उसके बाद फेज 2 होगा, और वो फेज 2 आपका कौन से ग्रेड का होता है, मतलब आप किस पोस्ट के लिए भर रहे हो वो आपको पता होगा, तो उस ग्रेड का आपको तैयारी करनी है, ठीक है। आगे बढ़ चलो जी, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं अगर आती हैं तो। स्किल टेस्ट, वो तो आपको पता है भाई, स्टेनो का है तो फिर स्टेनो के लिए स्किल टेस्ट होना ही चाहिए, और होगा ही, है ना। टाइपिंग आपको बोला भी गया था 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के लिए, और 80 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड के लिए, तो वो आपको स्किल टेस्ट देना होगा, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, जॉब लग जाएगी, ठीक है। अब एक बार जरा इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कब से इनके रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहे हैं, और कब से कब तक रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे। जल्दी से नीचे आते हैं। अच्छा, ये सारे सेंटर्स हैं, तो फेज 1 के सेंटर्स आपको दे रखे हैं, है ना। स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर फॉर फेज 1, है ना। फेज 1 के सारे सेंटर्स हैं, जिस भी स्टेट के आप हो उस स्टेट के पर्टिकुलर सेंटर को आप देख लो, अगर वहां से आप, मतलब वो आपको पता होना चाहिए, हाँ भाई यहाँ से मैं भर सकता, है ना। जैसे कि अगर दिल्ली है तो दिल्ली में अगर पर्सन ग्रेटर नोएडा रहता है तो ग्रेटर नोएडा से भरेगा वो, फिर वो दिल्ली से क्यों भरेगा, है ना, ये चीज है। या फिर अगर वो उत्तर प्रदेश में रहता है तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड देखो, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में अगर वो मान लेते हैं आगरा में रहता है तो आगरा से ही भरेगा, वो लखनऊ थोड़ी जाएगा, है ना। ये सारी चीजें। अच्छा, फेज 2 के लिए फिर थोड़े से सेंटर्स कम हो जाएंगे, स्टेट्स वही रहेंगी लेकिन सेंटर्स थोड़े से लिमिटेड हो जाते हैं, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। अब जल्दी से आ जाते हैं हम डेट। अच्छा, ये आप जोन वाइज देख सकते हो कि आप अगर ये पता ना लग पाए आपको कि किस जोन में आप हो, किस जोन के आप रहने वाले हो, तो आप जोन पता करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप दिल्ली के निवासी हो तो आप नॉर्थ जोन के हो, अगर आप उत्तर प्रदेश के हो, उत्तराखंड के हो तो आप नॉर्थ जोन के हो, लेकिन अगर आप सिक्किम के हो तो ईस्ट जोन के हो, है ना। अगर आप तमिलनाडु के हो तो साउथ जोन के हो। नॉर्थ ईस्ट में कौन आ जाएंगे, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। तो ये जोन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आपका कौन सा जोन है, तो आप यहाँ से देख के पता लगा सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ काम की चीज है क्या, हाँ बिल्कुल है। देखो भाई, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर टू हैव फुलफिल्ड ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज एज ऑन
1 अगस्त 2022। कैंडिडेट शुड satisfy themselves that they fulfill the required qualification, experience and age before applying for the post। मतलब क्या है कि जो आप क्वालिफिकेशन पूछा गया ना ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएट का जो ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट है ना वो इस डेट से पहले पहले आ जाना चाहिए, है ना। इस डेट से पहले पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, ओके। अब डेट्स आ जाएंगी हमारी, फटाफट से लिस्ट आ जाएगी डेट्स की। बायोमेट्रिक ये सब, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करने का भी सबको पता ही है। अगर ऑनलाइन अप्लाई करने का आप पूछोगे मेरे से तो मैं एक उसका सेपरेट वीडियो बना लूंगा, है ना। तो आप मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में कि क्या सर ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं, उसका वीडियो आपको चाहिए। ये देखो भाई, पेमेंट ऑफ फीस, तो 500 रुपए फी लगेगी। किसकी लगेगी? द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, एनीवन विद इन द जोन, ठीक है ना, उनकी फीस लगेगी एक्सक्लूडिंग बैंक चार्जेस, 500 रुपए आपको देना पड़ेगा। तो 500 रुपए है, ठीक है ना। और ये जो फीस है 500 रुपए, ये जनरल कैटेगरी के लिए है, ठीक है, और ओबीसी कैटेगरी के लिए है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए फीस को एग्जेम्प्ट कर दिया गया, मतलब माफ कर दिया गया फीस, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा पूरा का पूरा जो है हमने नोटिफिकेशन डिस्कस कर लिया है। अब एक बार जरा देख लेते हैं टेंटेटिव डेट्स क्या है। तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 6 सितंबर से और 10 बजे, ठीक है ना। 10 आवर्स लिखा है ईएसटी, मतलब कि 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट क्या होने वाली है? लास्ट डेट होने वाली है 5 अक्टूबर 4 बजे, है ना, शाम के 4 बजे। तो ये सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा, शाम के 4 बजे तक रहेगा। तो मेरा कहना यह है कि आप 5 अक्टूबर ना ध्यान रख के 4 अक्टूबर ध्यान रखिए, क्योंकि भाई 5 अक्टूबर को फिल करोगे, मान लो थोड़ा बहुत भी कुछ ऊपर नीचे हो गया, है ना, सर्वर डाउन हो गया, पेमेंट स्टक हो गया, तो फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो इसलिए 4 अक्टूबर तक मान के चलो कि भाई 6 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक की डेट्स है, ठीक है ना। एडमिट कार्ड जो है वो एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले आता है, और डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट वो अनाउंस कर दी जाएगी एफसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? www.fci.gov.in, ठीक है ना। टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो जो बोला गया है वो लगभग जनवरी में होगा पेपर, ऐसा बोला गया, ठीक है। तो आपके पास काफी अच्छा समय है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीने है कंप्लीट। बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, पेपर को क्वालिफाई करके जॉब आपके हाथ में हो सकती है। और तब तक आपके सारे बैंकिंग के एग्जाम्स भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। तो बैंकिंग की तैयारी करते रहो, एफसीआई की अपने आप होती रहेगी। और जब बैंकिंग के खत्म हो जाएंगे एग्जाम्स, तो आपका एफसीआई का पेपर आपके सामने होगा, ठीक है। ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, तो इनसे तो कोई मतलब है नहीं हमें, ठीक। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, होम पे चलते हैं। तो भाई इस चीज के बारे में थोड़ा सा मतलब जो है अब मूड बना लो कि हाँ भाई एफसीआई का हमें फॉर्म भरना है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, कैटेगरी 3 की पोस्ट आई है, जोन वाइज फटाफट से अप्लाई कर देना। काफी अच्छी वैकेंसीज आई है, ठीक है ना। नॉर्थ जोन के अगर आप हो तो भाई डिपो में तो बहुत ही बम्पर वैकेंसी है, और जनरल में भी काफी अच्छी वैकेंसी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर हमने बनाया। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो यार चैनल को बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाना, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशंस, ऐसी सरकारी नौकरियों की जानकारी आपको हर दिन डेली बेसिस पे मिलती रहेंगी। तो आपके लिए ये बहुत फायदेमंद चैनल होने वाला है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा यार शेयर करो, सो दैट कि सभी लोगों को पता चल पाए कि हाँ भाई ये वैकेंसी भी आई है उनके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।